नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की विज्ञान पुस्तक के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के एक बहुत अहम हिस्से पर बात करेंगे। खास तौर पर पृष्ठ 28 से 30 पर जो लवणों मतलब सॉल्ट्स के बारे में दिया है, उसको थोड़ा खंगालेंगे। नमस्कार। तो आज का हमारा मिशन है, जैसा आपने कहा, लवणों की दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझना। ये कैसे तैयार होते हैं, इनके गुण क्या हैं और हाँ, इनके इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लवणों का परिवार का असल मतलब क्या है और कोई लवण पानी में घुलने पर अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन, ये कैसे तय होता है। और ये भी देखेंगे कि कैसे वो साधारण नमक जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, कई दूसरे जरूरी रसायनों का आधार है। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि साधारण नमक सिर्फ खाने में स्वाद नहीं देता। ये तो इंडस्ट्रीज के लिए एक बेसिक कच्चा माल है। और जैसा स्रोत में इशारा है, इसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम से भी एक खास कनेक्शन रहा है। तो चलिए परत दर परत इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं लवणों के परिवार वाली बात से। स्रोत में कुछ नाम दिए हैं: पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट वगैरह। इनके रासायनिक सूत्र लिखने और ये पहचानने को कहा गया है कि ये किन अम्लों और क्षारकों से बने हैं। ये परिवार वाली बात क्या है असल में? देखिए, यहाँ जो मुख्य आइडिया है वो ये कि जिन लवणों में या तो धनात्मक आयन मतलब पॉजिटिव आयन हाँ। वो एक जैसा हो या फिर ऋणात्मक आयन नेगेटिव आयन वो एक जैसा हो, तो उन्हें एक ही परिवार का माना जाता है। ये बस क्लासिफाई करने का एक तरीका है। अच्छा, तो जैसे हम लोगों में सरनेम कॉमन होता है, वैसे यहाँ एक आयन कॉमन होता है, वैसा कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं आप। जैसे उदाहरण लें, स्रोत में ही दिए हैं सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम सल्फेट Na2SO4। जी। अब इन दोनों में सोडियम आयन Na+ कॉमन है, तो ये दोनों सोडियम लवण परिवार के सदस्य हो गए। ठीक है, ये समझ आया। और इसी तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl और पोटेशियम क्लोराइड KCl को देखें, तो इनमें क्लोराइड आयन Cl- कॉमन है, तो ये क्लोराइड लवण परिवार के हो गए। स्रोत में जो लिस्ट दी है उसमें हम आराम से कई परिवार पहचान सकते हैं, जैसे सल्फेट परिवार है, सोडियम परिवार है, क्लोराइड परिवार है। ये बस लवणों को उनकी केमिकल नेचर के हिसाब से ग्रुप करने का तरीका है। बिल्कुल स्पष्ट। तो ये तो ही परिवार के बाद। अब आते हैं लवणों के पीएच मान पर। स्रोत में एक एक्टिविटी 2.14 का जिक्र है। उसमें कहा है कि कुछ लवणों के सैंपल लें, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड वगैरह, और पहले देखें कि ये डिस्टिल्ड वाटर में घुलते हैं या नहीं। फिर इनके जलीय विलयन बनाकर लिटमस पेपर और पीएच पेपर से जांचें कि वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल। हाँ, इस एक्टिविटी का मकसद यही दिखाना है कि सारे लवण उदासीन मतलब न्यूट्रल नहीं होते, जैसा कई बार हमें लगता है। लवण अम्लीय भी हो सकते हैं, क्षारीय भी, या फिर उदासीन। और उनका ये स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के एसिड और किस तरह के बेस के मिलने से बने हैं। मतलब जिन एसिड और बेस से वो सॉल्ट बना, उनकी अपनी ताकत या कह ले प्रबलता पर निर्भर करता है। बिल्कुल। यहाँ स्रोत 3 मुख्य स्थितियां बताता है। पहली, अगर कोई लवण एक प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और एक प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बना है, तो उसका विलयन उदासीन होगा, पीएच मान ठीक 7। ठीक है। दूसरी, अगर लवण एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक वीक बेस से बना है, तो विलयन अम्लीय होगा, पीएच 7 से कम। अच्छा। और तीसरी, अगर लवण एक प्रबल क्षारक और एक दुर्बल अम्ल वीक एसिड से बना है, तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा, पीएच 7 से ज्यादा। अच्छा, तो मतलब दूसरी और तीसरी कंडीशन में जो ज्यादा ताकतवर है एसिड या बेस, विलयन वैसे ही हो जाता है। ये होता क्यों है कि प्रबल वाला दुर्बल पे हावी हो जाता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, संक्षेप में कहूं तो जब लवण पानी में घुलता है तो उसके आयन पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जिसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने आयन पानी से खास रिएक्ट नहीं करते, इसलिए पीएच 7 रहता है। लेकिन मान लीजिए लवण स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, तो वीक बेस से आया जो कैटेयन होता है, हाँ। वो पानी से OH- आयन ले सकता है या पानी को H+ देने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे विलयन में H+ आयन बढ़ जाते हैं और वो एसिडिक हो जाता है। इसी तरह वीक एसिड से आया जो एनायन है,
वो पानी से H+ लेकर विलयन में OH- आयन बढ़ा सकता है, जिससे वो बेसिक हो जाता है। तो हाँ, कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग वाले का असर ज्यादा रहता है। ये बात अब ज्यादा क्लियर हुई। तो उस एक्टिविटी में जो लवण लिए थे, उनके विलयन का लिटमस या पीएच पेपर पर असर देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें बनाने वाले एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग या वीक रहे होंगे। सही। ये उनके पेरेंट एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर बन जाता है एक तरह से। ठीक है, ये तो हुई सामान्य बात लवणों के पीएच की। अब इसे हमारे सबसे जाने पहचाने लवण साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl पे लगाकर देखते हैं। स्रोत के हिसाब से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उनके मिलने से बनता है। तो इस नियम से तो इसका विलयन न्यूट्रल होना चाहिए, pH 7। एकदम सही अनुमान। सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवण है और स्रोत हमें बताता है कि ये नमक हमें ज्यादातर तो समुद्री जल से मिलता है। समुद्र के पानी में और भी कई तरह के लवण घुले होते हैं, तो वाष्पीकरण के बाद जो नमक मिलता है उससे शुद्ध NaCl को अलग करना पड़ता है। और समुद्र के अलावा भी कोई स्रोत हैं इसके? हाँ, स्रोत बताता है कि दुनिया के कई हिस्सों में ठोस नमक के बड़े बड़े डिपॉजिट्स भी हैं जमीन के नीचे। इन्हें खनिज नमक या सेंधा नमक रॉक सॉल्ट कहते हैं। ये अक्सर बड़े क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं और उनमें जो अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज, उनकी वजह से उनका रंग थोड़ा भूरा हो सकता है। सेंधा नमक, हाँ, इसका जिक्र तो होता है घरों में। ये बना कैसे? मतलब जमीन के नीचे नमक? माना जाता है कि ये तब बने जब पुराने युगों के समुद्र किसी वजह से, शायद भूगर्भीय हलचल से, सूख गए। हाँ। पानी उड़ गया और नमक की परतें जम गईं। स्रोत कहता है कि इस सेंधा नमक का खनन, माइनिंग, ठीक वैसे ही होती है जैसे कोयले की होती है। खोद कर निकालते हैं। हाँ, जमीन के नीचे से खोद कर निकाला जाता है। ये तो काफी दिलचस्प है। और यहीं पर वो ऐतिहासिक बात भी आती है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। स्रोत महात्मा गांधी के दांडी मार्च का उल्लेख करता है। हाँ। ये याद दिलाता है कि सोडियम क्लोराइड, जो इतनी आम सी चीज लगती है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक कितना शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। ये सोचने वाली बात है कि कैसे रोजमर्रा की जरूरत की एक चीज राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन सकती है। बिल्कुल, ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। और साधारण नमक का महत्व सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली कई दूसरी जरूरी चीजों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। स्रोत के अनुसार साधारण नमक का इस्तेमाल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, हाँ, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और कई दूसरे रसायनों को बनाने में होता है। तो एक ही पदार्थ NaCl इतने सारे अलग अलग काम के पदार्थों का शुरुआती बिंदु है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। लिस्ट में पहला नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसे कैसे बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं जिसे ब्राइन कहते हैं। ब्राइन। हाँ, ब्राइन। और उसमें से बिजली पास करते हैं, विद्युत धारा। क्लोर क्षार प्रक्रिया, ये नाम थोड़ा अजीब सा है, ऐसा नाम क्यों? इसका कारण है इस प्रोसेस में बनने वाले मुख्य उत्पाद। क्लोर शब्द है क्लोरीन गैस के लिए, अच्छा, और क्षार शब्द है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, जो कि एक प्रबल क्षार है, अल्कली है। चूंकि इसमें क्लोरीन और क्षार दोनों बनते हैं, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा, तो नाम में ही जवाब छिपा है। और इसका केमिकल इक्वेशन क्या है? स्रोत में दिया गया समीकरण है 2NaClAq plus 2H2OL goes to 2NaOHAq plus Cl2G plus H2G। यहाँ AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, L मतलब लिक्विड और G मतलब गैस। ये दिखाता है कि सोडियम क्लोराइड और पानी रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जब उनमें से बिजली गुजरती है। तो जब नमक के पानी में बिजली दौड़ाते हैं तो ये तीन चीजें बनती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये अलग अलग कहाँ बनती हैं, मतलब उस सेटअप में? हाँ, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, विद्युत अपघटन, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड जो पॉजिटिव होता है और कैथोड जो नेगेटिव। स्रोत के अनुसार एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है और कैथोड के पास ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये तीनों ही प्रोडक्ट, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अपने आप में काफी उपयोगी हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही काम का है।
हाँ, ये तीनों ही इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लोरीन का इस्तेमाल पानी साफ करने में, स्विमिंग पूल में, पीवीसी प्लास्टिक बनाने में, कीटनाशक बनाने में होता है। हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में खाद बनाने में जैसे अमोनिया और मार्जरीन बनाने में काम आती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने, साबुन डिटर्जेंट बनाने, कागज़ बनाने, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में होता है। तो एक ही प्रोसेस से 3 काम के प्रोडक्ट मिलते हैं। कमाल है, एक तीर से 3 निशाने। ठीक है, अब साधारण नमक से बनने वाले अगले महत्वपूर्ण रसायन पर आते हैं। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसका नाम तो अक्सर सुनते हैं, खासकर सफाई वगैरह में। हाँ, विरंजक चूर्ण। हमने अभी देखा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोरीन गैस बनती है। जी। इसी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, तो क्लोर क्षार प्रोसेस का एक प्रोडक्ट दूसरे जरूरी केमिकल का रॉ मटेरियल बन गया। ये बनता कैसे है? स्रोत के अनुसार विरंजक चूर्ण का उत्पादन होता है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से। बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। और इसका केमिकल फॉर्मूला? स्रोत में इसे CaOCl2 लिखा है, पर साथ में ये भी लिखा है कि इसका असल कंपोजिशन काफी जटिल होता है। बिल्कुल, इसे सामान्यतः कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2 के रूप में दिखाते हैं। लेकिन जैसा स्रोत ने सही कहा, इसकी असल संरचना और संगठन इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से ये पदार्थ बनता है जिसमें ब्लीचिंग का गुण होता है। का रंग उड़ाने के काम आता होगा। क्या इसके कुछ ऐसे यूज भी हैं जो कम पता हो पर शायद ज्यादा जरूरी हो? आपने सही पकड़ा। ब्लीचिंग इसका एक मुख्य काम है, पर इसके और भी जरूरी उपयोग हैं। स्रोत के अनुसार इसके मुख्य उपयोग हैं, पहला जैसा आपने कहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन के कपड़ों की ब्लीचिंग के लिए। दूसरा, पेपर फैक्ट्री में लकड़ी की लुगदी, वुड पल्प का रंग साफ करने के लिए, ताकि सफेद कागज बने। तीसरा, लॉन्ड्री में धुले हुए कपड़ों को और सफेद करने या दाग हटाने के लिए। ये तो हुए सफाई और सफेदी वाले उपयोग, और क्या है? चौथा उपयोग है कि ये कई केमिकल इंडस्ट्रीज में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में दूसरों का ऑक्सीकरण करते हैं। और पांचवा उपयोग, जो शायद हम सबके स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा है, पीने वाले पानी को रोगाणुओं, जर्म्स और बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए एक डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो पीने के पानी को साफ करने में भी इसका रोल है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हुआ। निश्चित रूप से पानी को पीने लायक बनाना एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ की जरूरत है, और विरंजक चूर्ण इसमें एक भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर आज हमने लवणों के बारे में कई दिलचस्प बातें जानी। हमने समझा कि लवणों का परिवार का मतलब उनके कॉमन आयन से है। हमने ये भी सीखा कि कोई लवण पानी में घुलकर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस एसिड और बेस से बना है, उनकी ताकत क्या है। और शायद सबसे रोचक बात ये कि कैसे हमारा रोज का साधारण नमक सोडियम क्लोराइड न सिर्फ खाने के काम आता है, बल्कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण जैसे कई इंडस्ट्रियल और घरेलू जरूरी केमिकल्स का आधार भी है। हाँ, और ये सोचना कितना फैसिनेटिंग है कि रसोई की नमकदानी में रखा वो सफेद क्रिस्टल असल में क्लोर क्षार प्रक्रिया जैसी जटिल औद्योगिक प्रक्रियाओं का कच्चा माल है, और उससे बनने वाले उत्पाद कपड़ा मिलों से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक इस्तेमाल होते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे सामान्य दिखने वाली चीजों के पीछे कितना गहरा और उपयोगी विज्ञान छिपा हो सकता है। बिल्कुल, ये हमें अपने आसपास की चीजों को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है। जरा सोचिए, अगली बार जब आप पानी पिएंगे या साफ सफेद कपड़े पहनेंगे, तो शायद आपको उसमें छिपे साधारण नमक और उससे बने रसायनों का ख्याल आए। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।